नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 के लिए जीव विज्ञान विषय से संबंधित। देखिए जो टॉपिक है वो है एक जेनेटिक डिसऑर्डर, अर्थात जीन की डिस्टरबेंस के कारण एक रोग होता है जिसका नाम है थैलीसीमिया। तो आइए आज हम देखेंगे और बात करेंगे थैलीसीमिया रोग क्या होता है, इससे संबंधित क्या क्या समस्याएं आती हैं। तो देखिए थैलीसीमिया जो रोग है, सबसे पहला पॉइंट यही है कि ये क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव जीन के कारण होने वाला एक प्रकार का रोग है। ये क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव जीन के कारण होने वाला एक प्रकार का रोग है। अर्थात रिसेसिव तो बोले हम, स्मॉल ए मैंने ले लिया है। अब देखिए अगर कोई नॉर्मल या सामान्य पर्सन है तो उसका जीनोटाइप कैपिटल ए लिया गया, तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा, ये जो है थैलीसीमिया रोग से ग्रसित नहीं होगा, अर्थात सामान्य होगा। अगर जीनोटाइप आपके पास कैपिटल ए स्मॉल ए है, अर्थात हेटेरोजाइगस कंडीशन है, तो क्या होगा, इसमें पर्सन स्वयं तो अनइफेक्टेड होगा, उस रोग से स्वयं पीड़ित नहीं होगा, लेकिन वो दूसरे के लिए क्या होगा, वाहक होगा, अर्थात कैरियर का काम करेगा। अगर दोनों जीन रिसेसिव हो जाते हैं, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन आती है, तो वो पर्सन क्या होगा, इस रोग से अर्थात थैलीसीमिया रोग से क्या होगा, अफेक्टेड हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है, तो देखिए अगर यहां पर बात किया जाए, होमोजाइगस डोमिनेंट जीन नॉर्मल सामान्य है, और हेटेरोजाइगस अगर है तो क्या है, वो वाहक हो रहा है, और अगर होमोजाइगस रिसेसिव है तो वो क्या, अफेक्टेड पर्सन हो रहा। अब सपोज दैट हमने एक ऐसे मदर और फादर लिया जो क्या है, हेटेरोजाइगस, एक इसमें जीन देखिए क्या है, रिसेसिव है। ऐसे मदर और फादर दोनों को ले रखा गया है, ये दोनों कैसे, वाहक आप कह सकते हैं, कैरियर हैं। अगर इनके बीच या इनसे शादी कराई जाती है तो इनसे उत्पन्न होने वाली जो संतानें होंगी वो किस प्रकार की होंगी, इस पर पहले हम लोग बात करेंगे। तो देखिए आप जैसे अकॉर्डिंग टू मेंडेलियन पैटर्न पर क्रॉस कराते आए हैं, सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी करेंगे आप। तो यहाँ पर आपके पास कैपिटल ए एक जीनोटाइप आपके पास आया, दूसरा जीनोटाइप देखें कैपिटल ए स्मॉल ए आपके पास आ गया, तीसरा देखें जीनोटाइप तो ये भी कैपिटल ए स्मॉल ए जीनोटाइप, यहाँ पर देखें तो स्मॉल ए और स्मॉल ए जीनोटाइप देखिए आ गया। तो जो इसमें चार बनी प्रोजेनी, अर्थात कह सकते हैं चार जो संततियां प्राप्त हुई, इसमें से 25% ये देखिए किस तरीके से है, ये सामान्य आपके पास दिख रहा है। तो ये 25% जो क्या होंगे, ऑफ स्प्रिंग अनअफेक्टेड होंगे, किससे, थैलीसीमिया रोग से। जबकि अगर आप देखें ये हेटेरोजाइगस कंडीशन बन रही है, हेटेरोजाइगस कंडीशन बन रही है, एक जीन यहाँ पर क्या रिसेसिव लगा हुआ है, अर्थात ये दो जो हमारे पास होंगे 50% ये कैसे होंगे, जो ऑफ स्प्रिंग, ये कैरियर अर्थात वाहक होंगे, ये वाहक होंगे। जबकि 25% ये जो बचे रह गए आपके पास, ये क्या हो जाएंगे, होमोजाइगस, क्योंकि रिसेसिव जीन है तो 25% ये ऑफ स्प्रिंग क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे, थैलीसीमिया रोग से ग्रसित होने वाले ये बच्चे हैं आपके पास जो दिख रहा है रिजल्ट में। तो आपने थैलीसीमिया रोग के बारे में यहाँ पर ये चीज देखी कि अकॉर्डिंग टू मेंडेलियन पैटर्न के अकॉर्डिंग हम जब क्रॉस करते हैं तो देखते हैं यहां पर भी जो है 25% प्रोजेनी कैसी आई सामान्य, जबकि 50% प्रोजेनी कैसी आई वाहक, जबकि 25% प्रोजेनी कैसी आई इस रोग से अफेक्टेड हुई, अर्थात रोग ग्रसित हुई। तो देखिए हीमोग्लोबिन के बारे में बात हम ये कर रहे हैं थैलीसीमिया रोग में। थैलीसीमिया एक प्रकार से रक्त से संबंधित अर्थात हीमोग्लोबिन से संबंधित एक प्रकार का रोग है, इसलिए हम इसे कह सकते हैं हीमोग्लोबिनोपैथी। ये किस प्रकार का रोग है, हीमोग्लोबिनोपैथी भी इसे कहा जाता है, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन, अब सामान्य व्यक्ति का अगर हीमोग्लोबिन हम देखें तो इसका काम क्या होता है, यानी कैरी ऑक्सीजन टू द बॉडी टिश्यू। हीमोग्लोबिन का काम क्या है, ऑक्सीजन को ग्रहण करके शरीर की प्रत्येक कोशिका उसको तक पहुंचाना, यही तो काम होता है हीमोग्लोबिन का। जो हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन को कैरी करने का कार्य करता है। अब यहाँ पर क्या होता है, इस रोग में हीमोग्लोबिन में डिफेक्ट आता है। डिफेक्ट क्यों आ जाता है, इसीलिए इसको नाम दिया गया हीमोग्लोबिनोपैथी। तो देखिए सामान्य जो एडल्ट पर्सन है, सामान्य जो
पुरुष है उसमें हीमोग्लोबिन की पहले हम बात करें तो देखिए हीमोग्लोबिन को हम शार्ट में HB भी लिखते हैं। हीमोग्लोबिन ये जो होता है ये 95% है, 95% है। जो हीमोग्लोबिन की मॉलिक्यूल की यूनिट है वो कैसी है, टेट्रामर है। तो टेट्रामर में देखिए 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन, 2 अल्फा और 2 बीटा चेन जो होती है जिससे सामान्य हीमोग्लोबिन जो ये जिसे कहा जाता है, और ये 95% यही हीमोग्लोबिन पार्टिसिपेट करता है ऑक्सीजन को कैरी करने में। तो देखिए जिसमें 2 अल्फा और 2 बीटा चेन हो ये सामान्य। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि हीमोग्लोबिन एक है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन A2, ये इसकी मात्रा अगर देखा जाए 2 से 3% होती है, 2 से 3% यहाँ पर होती है। इसमें 2 अल्फा चेन और 2 क्या हो जाती हैं यहाँ पर छीटा चेन। देखिए आपके डेल्टा चेन, यहाँ पर देखिए डेल्टा चेन आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर 2 अल्फा और 2 आपके पास क्या हो गए, बीटा जो है यहाँ पर आप देखने को मिल रहा है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। तो यहाँ पर ऐसे डेल्टा जो आपके पास है वो 2 आ जाती हैं। यहाँ पर बीटा की जगह पर क्या डेल्टा के 2 मॉलिक्यूल्स आ गए, क्योंकि हीमोग्लोबिन को मैंने बताया कैसा टेट्रामर के रूप में तो रहेगा ही। अब चाहे वो अल्फा के साथ और बीटा के साथ दोनों चेनें आपस में मिक्स होकर टेट्रामर बनाए, या अगर वो उपस्थित नहीं है तो आपके पास 2 अल्फा 2 आपके पास छीटा आ गई, ऐसा भी हो सकता है। एक और टाइप का हीमोग्लोबिन है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन F कहा जाता है। इसकी मात्रा लेस देन 1% रहती है, 1% से भी कम रहती है। ये देखिए इसमें 2 अल्फा चेन है यहाँ पर, लेकिन 2 कैसी है, गामा चेन यहाँ पार्टिसिपेट करती है। इस तरीके से ए टेट्रामर बनाता है। तो कह सकते हैं हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स की वर्किंग कैपेसिटी डिपेंड अपॉन द टेट्रामॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पर डिपेंडेंसी कर रहा है। अब टेट्रामॉलिक्यूल्स अगर बना रहा है वो अल्फा चेन बीटा के साथ, तो बेटर 95% वर्किंग कर रहा है हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है। लेकिन अगर वो हीमोग्लोबिन HB HA जो है 2 के रूप में है, तो आपके तब हम कहेंगे क्या हो जाएगा, अल्फा के साथ 2 आपके पास दूसरे मॉलिक्यूल्स आ गए। कौन से मॉलिक्यूल, छीटा आपके पास यहाँ पर आ गए। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखें ये आपके पास 2 अल्फा और 2 गामा आपके पास चेन आ गई। अब हम बात करते हैं कि ग्लोबिन चेन सिंथेसिस किस प्रकार या कौन सा क्रोमोसोम इसके लिए जिम्मेदार है। तो अल्फा ग्लोबिन चेन के लिए जो जीन होता है उसका क्रोमोसोम नंबर 16 अर्थात 16 क्रोमोसोम नंबर रिस्पॉन्सिबल है। जबकि आगे देखें बीटा जो आपके पास चेन है, या छीटा या गामा चेन, इन तीनों के लिए जो हीमोग्लोबिन की ग्लोबिन प्रोटीन्स है उसके लिए जीन कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, जीन नंबर 11 अर्थात 11 नंबर का जीन रिस्पॉन्सिबल है। तो कौन सा जीन कितना ज्यादा ग्लोबिन सिंथेसिस करके और हीमोग्लोबिन का टेट्रामॉलिक्यूल किस प्रकार से बन रहा है, इस पर डिपेंडेंसी है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, अर्थात हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। देखिए अब हम बात करेंगे, तीनों को एक साथ एक ग्राफ के माध्यम से हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए इधर हमने एक स्केल ले रखा है, मान लिया ये आपके पास टाइम स्केल, एक आपके पास ये है हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, 2 टाइप के कॉलम लिए गए हैं। जब बच्चा फीटस कंडीशन में होता है अर्थात डेवलप हो रहा होगा, देखिए ये आपके पास जो दिखाई गई है चेन, ये आपके पास कौन सी, अल्फा ग्लोबिन सिंथेसिस चेन है। जब बच्चा का डेवलपमेंट शुरू होता उसी समय से लेवल क्या काफी हाई होता है। अल्फा चेन के सिंथेसिस का लेवल जो है उसी समय से क्या होता है, काफी हाई पॉइंट पर होता है। अल्फा चेन एक कंटिन्यूएशन पूरी लाइफ ऐसे चलती चली जाती है बच्चे का डेवलपमेंट से लेकर लास्ट स्टेज तक, जब तक वो जिंदा रहता है। अब बात आती है, देखिए बीटा चेन आपके पास क्या होता है। बीटा चेन जो आपके पास है
उस समय जब बच्चा फीटस कंडीशन में होता है, आपके पास देखिए यहाँ पर 0 से है। ज्यों ज्यों बच्चे का डेवलपमेंट होता चला जाता है तो बीटा चेन आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा, बढ़ती चली जाती, बढ़ती। एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब बर्थ हो जाती है तो बीटा चेन का देखिए सिंथेसिस क्या हो जाती है, काफी बढ़ गई और अकॉर्डिंग टू पैरेलल हो जाती है अल्फा ग्लोबिन। ध्यान दें यहाँ पर पॉइंट, जब बच्चे का डेवलपमेंट शुरू होता है तभी से अल्फा चेन अर्थात अल्फा हीमोग्लोबिन की जो सिंथेसिस है उसका रेट काफी हाई होता है। ये बात मैं कह रहा हूं, ज्यों ज्यों बच्चे या फीटस का डेवलपमेंट होता जाता है तो यहां पर क्या होता है, बीटा जो ग्लोबिन सिंथेसिस है कंटिन्यूअसली इंक्रीज करती जाती एट द टाइम ऑफ बर्थ। बर्थ के समय क्या होता, बाद में धीरे धीरे ए इक्वल टू पैरेलल हो जाती है किसके, अल्फा ग्लोबिन सिंथेसिस के। जबकि आप देखें गामा चेन जब बच्चे का डेवलपमेंट हुआ उस समय तो हाई थी, धीरे धीरे बच्चे का विकास होता गया, ग्राफ क्या हो रहा, घटता जा रहा, धीरे धीरे क्या होगा, एट द टाइम ऑफ बर्थ धीरे धीरे देखिए क्या आ जाता है, काफी कम हो जाता है, ना के बराबर हो जा रहा है। और जब बर्थ हो जाती उसी समय से, इससे पहले ये नहीं बनता है छीटा जो है आपके पास ग्लोबिन सिंथेसिस। छीटा चेन ग्लोबिन सिंथेसिस कब होता, एट द टाइम ऑफ बर्थ से स्टार्ट होता है, स्टार्ट होकर थोड़ा थोड़ा देखिए धीरे धीरे ये क्या होता चला जा रहा है इस तरीके से। तो ये तो एक कंडीशंस आपको दिखाई गई। अब देखिए क्या है असामान्य कंडीशन, क्या है एबनॉर्मल कंडीशन, क्या है, कभी अगर 4 बीटा चेन बनाते हैं आपस में, मान लिया हीमोग्लोबिन तो टेट्रामर है, अब 4 आपके पास बीटा के ही मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाएं तो भी तो टेट्रामर हो जाएगा, लेकिन तब उस समय जो नाम दिया जाएगा हीमोग्लोबिन H नाम दिया जाएगा। अगर इसी प्रकार से 4 जो है आपके पास क्या गामा हो जाते हैं तो इसका नाम देते हैं व्हाइट टाइप का हीमोग्लोबिन। ये दोनों हीमोग्लोबिन क्या है, नॉन फंक्शनल होते हैं, ये बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इसका मतलब ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इनमें नहीं होती है, इसीलिए इनको हम लोगों ने क्या कहा, नॉन फंक्शनल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। तो इस तरीके से आप यहां पर देख रहे हैं, एक बार फिर से ध्यान दें कि जो ये ग्राफ आपको दिखाया जा रहा है, बच्चे का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ उस समय गामा जो है ग्लोबिन की चेन कंटिन्यूएशन सिंथेसिस धीरे धीरे डिक्रीज हुई, जबकि अल्फा होल लाइफ कंटिन्यूएशन बना रहेगा एज सच और हाई लेवल से दिखाया गया आपके पास है। जबकि अगर बीटा देखें तो जब बच्चे का ज्यों ज्यों डेवलपमेंट होता जा रहा है अकॉर्डिंग टू बढ़ता चला जा रहा है, और जब एट द टाइम ऑफ बर्थ हो जाता है तो वो बढ़ करके लेवल अकॉर्डिंग टू पैरेलल किसके हो जाता, अल्फा ग्लोबिन सिंथेसिस के पैरेलल हो जाता है। और उसी समय जस्ट एट द पॉइंट जब बर्थ होती है एक और सिंथेसिस शुरू हो जाती है, वो सिंथेसिस आपके पास है कौन सी ग्लोबिन, छीटा ग्लोबिन। देखिए धीरे धीरे ये लेकिन ज्यादा नहीं बढ़ता है, थोड़ा सा ही लेवल बढ़ता है, उसके बाद कांस्टेंट हो जाता है, ये बना रहना चाहिए। आइए देखिए आगे बात करते हैं, हम बात करने जा रहे हैं बीटा थैलीसीमिया की। तो देखिए इसमें अल्फा और बीटा थैलीसीमिया भी होती है। तो पहले बात करेंगे हम बीटा थैलीसीमिया। आरबीसी को दिखा रखा है कॉनकेव, तो देखिए 1 जीन, एक जीन में कितने एलील होते हैं आपको मालूम है, 2 एलील रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो एक जीन जो आपके पास है क्रोमोसोम नंबर 11 के कारण क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो है आपके पास बी बनता है। हीमोग्लोबिन कौन सा बनता है, बी बनता है। अब अगर एक जीन पर 2 एलील है तो यह हीमोग्लोबिन बी, अर्थात ये दोनों क्या है, डोमिनेंट जीन है, और इस कंडीशन में क्या होगा, सामान्य कंडीशन कहलाएगी, नॉर्मल कंडीशंस। अब किसी कारण क्या हो गया, किसी एक जीन में या दोनों जीन में म्यूटेशन हो सकता है, या फिर डिलीशन हो जाए, डिलीट हो जाए कोई जीन। तो किसी एक एलील पर या तो म्यूटेशन हो जाए या डिलीशन हो जाए, इसके कारण क्या हो जाएगा, ये डिफेक्ट क्रिएट हो जाएगा, कौन सा, बीटा थैलीसीमिया का। तो उससे क्या होगा, डिक्रीज कहा गया, डिक्रीज बीटा ग्लोबिन चेन सिंथेसिस।
अब उससे क्या हो जाएगा, जीन में एक में भी हो सकता है, दो में हो जाएगा, हो भी सकता है। तो उससे क्या डिक्रीज हो जाएगा बीटा ग्लोबिन चेन की सिंथेसिस। जब एक घट जाएगी तो एक्सेस में क्या हो जाएगा, इसका इफेक्ट ये देखने को मिलेगा, एक्सेस ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन सिंथेसिस। अल्फा ग्लोबिन चेन सिंथेसिस क्या हो जाएगी, कंटिन्यूअसली बढ़ जाएगी। बढ़ जाने के परिणाम स्वरूप ऐसा हो सकता है कि 4 मॉलिक्यूल्स आर यूनाइट करके किसके, अल्फा हीमोग्लोबिन के 4 मॉलिक्यूल्स, अल्फा ग्लोबिन जो चेन है उसके 4 मॉलिक्यूल्स यूनाइट होकर हो सकता है टेट्रामर बना दें। तो ये भी तो हो सकता है कंडीशन पॉसिबल, टेट्रामर बना सकते हैं। और ये कंडीशन क्या है, सामान्य कंडीशन बिल्कुल नहीं है, एबनॉर्मल कंडीशंस होगी। इससे क्या हो सकता है, या दूसरी कंडीशन और हो सकती है, हाई हो जाएगा हीमोग्लोबिन A2। हीमोग्लोबिन जो A2 है ये हाई भी हो सकता है, या आपके पास 2 अल्फा 2 छीटा का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं, क्योंकि एट द टाइम ऑफ बर्थ अभी जो आपको दिखाया गया था ग्राफ में वो उसका भाई, क्योंकि अल्फा का लेवल घट गया तो आपके पास देखिए जो है बीटा का जब लेवल घटा सिंथेसिस का तो अल्फा भी बढ़ सकता है, हो सकता है छीटा का भी लेवल बढ़ जाए। तो इस तरीके से ए भी हीमोग्लोबिन बनने की पॉसिबिलिटी यहां पर दिख रही है। देखिए अब बात यहां पर करते हैं, अगर एक एलील में म्यूटेशन या म्यूटेंट हो गया तो इससे क्या होगा, देख रहे हैं कि हीमोग्लोबिन HbB तो सामान्य है, दूसरा म्यूटेंट हो गया, इसकी वजह से रिसेसिव जीन आ गया। तो हम इसे बोलते क्या है, बीटा थैलीसीमिया माइनर या ट्रेड भी कह सकते हैं। यहां पर माइल्ड सिम्टम्स हो भी सकते हैं या नो हो सकते हैं, सिम्टम्स ना दिखें। तो अगर सिम्टम्स नहीं दिख रहे तो यहाँ कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती। कभी कभी हो सकता है कैन भी जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन 1-2 बार करना पड़ भी सकता है, इस केस में अगर 1 एलील्स म्यूटेंट है तो। अगर दोनों एलीलों पर हो गया, बोथ एलील्स म्यूटेंट हो गए, तो आपके पास देखिए रिसेसिव कंडीशन आ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं बीटा थैलीसीमिया मेजर। इसे क्या बोलेंगे, बीटा थैलीसीमिया मेजर। इसी को कोलिस एनीमिया के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें मोस्ट सीवियर ये फॉर्म है, बहुत ज्यादा टिपिकल कंडीशंस होगी। इसमें रेगुलर ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, बार बार ब्लड चेंज किया जाएगा। इस कंडीशन में अगर कौन सा हुआ है, बीटा थैलीसीमिया मेजर की कंडीशन है, इट मींस बोथ एलील्स आर रिसेसिव। देखिए अब हम बात करेंगे अल्फा थैलीसीमिया के बारे में। अल्फा थैलीसीमिया में क्या होगा, तो अल्फा ग्लोबिन चेन के लिए जीन आपको बताया गया था, क्रोमोसोम नंबर कौन सा था, 16, अर्थात 16 क्रोमोसोम नंबर जिम्मेदार था। तो यहां पर अगर देखा जाए जो 2 जीन्स आपके पास हैं, 2 जीन जिसमें हीमोग्लोबिन ये 1 भी है, हीमोग्लोबिन A2 भी है, देखिए। और 2 जीन है तो एलील कितने बनेंगे, 4 बन जाएंगे। एक जीन में 2 एलील तो 2 जीन में 4 एलील हो जाएंगे। इस प्रकार से देखिए यहां पर भी कारण एक ही होगा, या तो डिलीट हो जाए कोई जीन या कोई म्यूटेंट हो जाए जीन। तो देखिए यहां पर 2-2 चेनें आपको दिखाई गई हैं। इसका इफेक्ट हमें देखने को क्या मिलेगा, तो इफेक्ट देखने को मिलेगा डिक्रीज कह सकते हैं अल्फा ग्लोबिन चेन सिंथेसिस। जब अल्फा ग्लोबिन चेन घट जाएगा लेवल तो बीटा चेन क्या हो जाएगा, ओबेसली बढ़ जाएगा। क्योंकि अभी आपने ग्राफ में देखा अल्फा ऊपर था, उसके अकॉर्डिंग टू पैरेलल ही बीटा चेन थी। तो अल्फा चेन जैसे घटेगी चेन की सिंथेसिस तो बीटा चेन क्या हो जाएगी, सिंथेसिस बढ़ जाएगी। तो देखिए कंडीशन क्या क्रिएट हो सकती है। एक कंडीशन, ये तो सामान्य कंडीशन है कि एक जीन इसका होमोलोगस दूसरा जीन, इसके एलील इसके एलील। अगर ये सब कुछ सही है तो ये सामान्य कंडीशन कहलाती है। अब हो सकता कि इन चारों में से एक जो है, एक एलील कोई डिफेक्ट आ जाए, ये गायब हो जाए, डिलीट हो जाए या कहीं और चला जाए हट करके। तो ऐसे कंडीशन में जो कंडीशन बनेगी साइलेंट कैरियर कहलाएगा। चुपचाप कैरियर का केवल वो काम करेगा, बाकी कोई समस्या नहीं होगी। थर्ड कंडीशन ये हो सकती है कि ये जो था आपके पास 4 थे तो है, देखिए यहां पर चारों एलील्स, लेकिन एक एलील क्या हुआ, यहां से शिफ्ट होकर एक ही पर आ गया। एक जो एलील है
वो आपके क्या किया, एक होमोलोगस पेयर पर ना उपस्थित होकर के एक ही पर उपस्थित हो जाते हैं। बोथ एलील जो है एक ही जीन पर उपस्थित जब होते हैं तो कंडीशन कहलाती है सिस। और जब दोनों एलील अलग अलग जीनों पर उपस्थित होते हैं तो हम कंडीशन कहते हैं ट्रांस। ऐसा केस जो होगा वो अल्फा थैलीसीमिया माइनर का केस होगा। ऐसा केस क्या कहलाएगा, अल्फा थैलीसीमिया माइनर का केस होगा। आइए देखते हैं चौथी कंडीशन क्या हो सकती है कि आपके पास जो एलील गायब हो जाए, केवल एक ही जीन पर एक एलील प्रेजेंट हो जाए। इस कंडीशन में हीमोग्लोबिन H बनता है, अर्थात बीटा के 4 चेन बनाते हैं, अर्थात जो है बीटा चेन के 4 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं। और एक कंडीशन पांचवी ये हो सकती है कि दोनों एलीलों यानी चारों के चारों एलील से गायब हो जाए, म्यूटेंट हो जाए, तो वो कंडीशन कहलाएगी अल्फा थैलीसीमिया मेजर। और इसमें हीमोग्लोबिन वाइट बनता है, अर्थात गामा की चारों यूनिटें मिलकर के टेट्रामर बनाएंगी। और इन दो कंडीशनों के लिए जहां ग्राफ लिखा था वहां मैंने क्या बताया था, नॉन फंक्शनल हीमोग्लोबिन होते हैं। ये दोनों हीमोग्लोबिन कैसे हैं, नॉन फंक्शनल हीमोग्लोबिन है। और जब ये कंडीशन आ जाती है तो ऐसे कंडीशन को एक नाम और दिया जाता है, जब बच्चा डेवलपमेंट हो रहा है, हाइड्रॉप्स फिटैलिस, अर्थात भ्रूण में ही बच्चे की डेथ हो जाती है, इसलिए इसका नाम पड़ा हाइड्रॉप्स फिटैलिस। अब देखिए, अगर कोई व्यक्ति थैलीसीमिया से पीड़ित है तो उसके क्या सिम्टम हो सकते हैं। तो कहा गया सबसे पहले इनइफेक्टिव द इरिथ्रोपोयोसिस। इसका मतलब क्या होता है, इरिथ्रोपोयोसिस का मतलब इरिथ्रो माने आरबीसी, पोयोसिस का मतलब फॉर्मेशन, अर्थात उनका कम निर्माण होगा। इसकी वजह से वो व्यक्ति एनीमिया से सफर करेगा, अर्थात बड़ा थकान फटीग सा महसूस करेगा, वीकनेस आएगा, शरीर येलोइश कलर में लगने लगेगा। तो शरीर का पीलापन होना, थका थका महसूस करना, बहुत सी कमजोरी महसूस होना, ये सबसे पहला सिम्टम्स है। देखिए, अगला सिम्टम्स हम देखते हैं हीमोलिसिस। हीमोलिसिस का मतलब है ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी, अर्थात हीमोग्लोबिन का टूटना। जब हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा मात्रा में डैमेज होगा, अर्थात ब्रेक डाउन करेगा, तो बिलिरुबिन का जो है वो लेवल क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, हाई लेवल ऑफ बिलिरुबिन। और इसका मतलब क्या हुआ, जॉइंटिस, अर्थात वह व्यक्ति पीलिया रोग से ग्रसित हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि बोन का इनलार्जमेंट हो जाए, तो बोन मैरो क्या कर सकता है, एक्सपेंड कर सकता है, फैल भी सकता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन कम बन रहा है। तो बोन मैरो को ऐसा लगेगा कि हीमोग्लोबिन कम बढ़ रहा है, हो सकता है हमारा साइज कम हो, हम अपने साइज को थोड़ा एक्सपेंड करें तो हीमोग्लोबिन बॉडी की हो सकता है पूरी हो जाए रिक्वायरमेंट। इसलिए बोन मैरो क्या हो सकता है, एक्सपेंड भी हो सकता है। इसका नतीजा फेस की बोन्स, स्कल बोन, ये हो सकती है फैल जाएं या एबनॉर्मलिटीज आ सकती है। और चौथा कारण हो सकता है स्प्लीन का बढ़ जाना, अर्थात स्प्लेनोमेगैली भी जिसे हम कहते हैं बढ़ जाना, या लीवर का बढ़ जाना, हिपैटोमेगैली भी कंडीशन हो सकती है। इसकी देखिए डायग्नोसिस क्या है, सिम्टम्स डायग्नोसिस के बारे में पहले देखें तो डायग्नोसिस का एक ही तरीका है, हीमोग्लोबिन का जब हम कराते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। हीमोग्लोबिन एक इलेक्ट्रोफोरेसिस एक तकनीक है जिसके द्वारा हम जांच करते हैं। तो हीमोग्लोबिन की जब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, तो उसमें निकल करके ये बात आ जाती है। अगर है ऐसी बीमारी तो ट्रीटमेंट क्या होगा, देखिए ट्रीटमेंट में पहला तो है रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन होना चाहिए, ब्लड का लगातार क्या होना चाहिए, ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा। और इसका दूसरा इलाज ये है कि बोन मैरो ही ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, बोन मैरो को चेंज कर दिया जाए। तो बोन मैरो इसका ट्रांसप्लांटेशन मेन इलाज है। तो इस तरीके से आपने हमारे इस वीडियो में क्या देखा, ये थैलीसीमिया के बारे में, थैलीसीमिया रोग में क्या होता है, किस तरीके की बीमारी है, अल्फा थैलीसीमिया और बीटा थैलीसीमिया। देखिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा बोर्ड और अन्य सभी कंपटीशनों के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एनसीईआरटी ने नया जो सिलेबस है के अकॉर्डिंग इस नए टॉपिक को ऐड किया है। इससे पहले ये टॉपिक नहीं हुआ करता था।
तो देखिए, आपने थैलीसीमिया के बारे में बहुत कुछ देखा और जाना। आशा और विश्वास है कि यह वीडियो आपको काफ़ी लाभ पहुंचाएगा। इसको कई बार देखें। आपकी समझ में अगर किसी तरीके की किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ धन्यवाद।